खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसी माह असम्बलियों की यानी कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और जिसके बाद निगरान हुकूमत मुल्क की बागडोर संभाल लेगी। इस हवाले से मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुशावरत कर ली है और निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा इसका फैसला या इसका नाम का ऐलान जो है वो आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्को है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब एक और बात भी कहते हैं, वो कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक नए इंतखाबात होंगे, जिसका मतलब ये कि उसके जब मुकम्मल ऑथेंटिक या ऑफिशियल सरकारी नताइज सामने आ जाएंगे, उनको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाया जाएगा। वहाँ पर जब इस पर किसी भी किस्म की कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद होगा नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ करने का। इस प्रोसेस को शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए और अगर असम्बलियाँ अपने मुद्दत से एक दिन पहले भी अगर तहलील होती हैं तो ये आईनी तौर पर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जा सकते हैं। बहरहाल साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है और इसके साथ नई मरदमशुमारी के जब नताइज आ चुके हैं और उसके बाद ये भी तय है कि उसके मुताबिक होनी चाहिए कि मुल्क की आबादी अगर बढ़ गई है और मुख्तलिफ हल्का बंदियों नई हल्का बंदियों की ज़रूरत है तो यकीनन इस पहलू को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। कुछ बात करेंगे पैमरा ऑर्डिनेंस की भी कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई गुज़िश्ता चंद सालों में और लोगों को तरह तरह के बातों से, बहानों से और मुख्तलिफ हिकमत अमली से जिस तरह उनको प्रमोट किया गया या लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश की गई और अपने सियासी मुखालफीन के मुंह पर कालक मलने की भरपूर कोशिश की। लेकिन आज हम देखें तो वो लोग जो पिछले चंद सालों में ये काम करते आए थे अब वो खुद एक अजीब सी मुश्किल का शिकार हैं और ऐसे हीले बहाने बना रहे हैं और अदालत से या कानून से बचने के लिए वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसके वो मुखालिफ थे जब अपने दौर इक़्तिदार में वो गुफ्तगू किया करते थे। कुछ बात कश्मीर की भी करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अनवर, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर अफनान उल्ला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में सेनेटर निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सेनेटर अफनान साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। निगरान हुकूमत ने आना है, ये तो बात तय है, वज़ीर आज़म साहब इसका ऐलान भी कर चुके हैं, असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। अब जब नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात करवाने हैं तो ये तो थोड़ा सा मैं गाइड करें, काफ़ी लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर काम करना है, नई वोटर लिस्ट, नई हल्का बंदियाँ, तो इसके लिए अगर मज़ीद वक्त दरकार हुआ तो क्या हम ये समझें कि इलेक्शन 90 रोज़ से आगे भी जा सकते हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आईनी तौर के ऊपर तो जो इलेक्शन है वो नवंबर के पहले हफ्ते से आगे नहीं जा सकता, 8-9 नवंबर से आगे नहीं जा सकता आईनी तौर पे। तो अगर 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों के तहत जो है वो इलेक्शन करा सकता है तो उसे करा देना चाहिए। और जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगर इसके अंदर कोई दूसरा रास्ता लिया जा सके तो ये है, ये कहते हैं मामला जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या इतने कम अरसे में ये काम मुकम्मल कर लेगा आपके ख्याल में? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो 45 दिन में कराना होता है इलेक्शन नॉर्मली, क्योंकि आपने जो है वो 60 दिन का केयर टेकर सेटअप होता है और ज़ाहिर आखिरी 2 हफ्ते जो है वो आपने जो हैंड ओवर करना है पावर और जो वोट टेकिंग सेरेमनीज है उसमें हो जाता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर उनके पास फर्ज करें 70 दिन है या 80 दिन है तो वो तो उनके लिए बहुत मोर देन इनफ होने चाहिए। नहीं, लेकिन हम यहाँ पे नई हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं सेनेटर साहब। देखिए, नई बात यह है कि आइन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप 90 दिन से ऊपर जाए गवर्नमेंट केयर टेकर, और आज तक कभी गई भी नहीं है और ये कोई अच्छा प्रेसिडेंस भी नहीं होगा। तो मेरा ज़्यादा तौर पे ख्याल ये है कि इलेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नई हल्का बंदियों पे हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना इलेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप समझते हैं तमाम तर जिम्मेदारी फिर निगरान हुकूमत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होगी। निगरान हुकूमत ने तो उनको फैसिलिटेट करना है और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो 90 रोज़ के अंदर क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आती है कि वो कैसे जो है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराएं, ये जिम्मेदारी उनकी है और मुझे यकीन है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे और वो बहुत अरसे से तैयारी कर रहे हैं इस इलेक्शन की, बहुत अरसे से, क्योंकि इस पर बात चल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत मुश्किल काम है और वो मुझे यकीन है उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली होगी। पैसों का भी जो इशू था वो भी जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, जो है बजट के अंदर मुख्तस कर दिए गए पैसे। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर मजीद और डिले करना चाहिए। इसको इलेक्शन के अंदर जो है जो ड्यू डेट बनती है
अक्टूबर के एंड की या नवंबर के शुरू की वो उस पर इलेक्शन हो जाने चाहिए। वेरी राइट। अनवर रज़ा साहब, अभी हमने देखा कि एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और JUI वर्कर कन्वेंशन में जिस तरीके से खुदकुश धमाका, बहुत सी कीमती जानें उसमें गईं, और अब जैसे वज़ीर आज़म साहब नई मरदमशुमारी की बात कर रहे हैं, फिर मईशत एक बहुत बड़ा इशू है मुल्क का। पहले तो ये बात हो रही थी कि अगर मतलब हालात ख़राब खुदा न खास्ता हुए तो जो वो ख़तरा अगरचे टल चुका है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सब बातें मिलकर ना स्पेकुलेशन को जन्म देती हैं, लेकिन सेनेट साहब बड़े क्लियर हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो, हैंड ओवर हो और फिर मामला आगे चलाएं। शहजाद, थैंक यू सो मच। इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अगर आप नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाएंगे तो फिर आपको नई हल्काबंदियाँ करनी पड़ेंगी, और उसके लिए 3 से 4 माह का जो वक्त है वो ज़रूर लगेगा। और अगर असम्बली आप डिज़ोल्व करते हैं अपने वक्त से पहले तो 90 डेज़ जो हैं वो आपके पास होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको पॉलिटिकली साजगार माहौल पैदा करना है, उसके बाद इंतखाबात होंगे। तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो KP के देख लीजिए, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह आपने जिक्र किया JUI के कन्वेंशन पर अटैक हुआ, इस तरह वो वहाँ पर जो हमले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो केसेस हैं, ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। लिहाजा आपने इलेक्शन कमीशन को जो पैसे देने हैं, इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सबसे बड़ी बात जो जुडिशरी ने अपना अमला देना है, देखिए वो बड़ा मैटर करता है। और MKM का एक बड़ा मुतालबा है और बिल्कुल आइनी और कानूनी भी मुतालबा है उनका। अब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन 3 से 4 माह उन्हें नई अगर मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होते हैं तो ये वक्त लगेगा। बिल्कुल ये बात ठीक है कि आइन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन मुझे बताइए कि पंजाब में केयर टेकर सेटअप को अपने मुकर्रर वक्त से ज़्यादा हो चुका है, तो क्या हुआ? कहाँ गया आइन और कहाँ गया कानून? यहाँ पर नजरिया ज़रूरत के तहत जो है वो आइन और कानून का इस्तेमाल किया लेकिन इलेक्शन खाली लोगों को बुलाना, इन्वाइट करना, उनसे वोट कास्ट डिले करें भाई। पाकिस्तान का इलेक्शन होना और एक सूबे के इलेक्शन होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2008 में पख्तूनख्वा की जो है असेंबली पहले टूटी थी और इलेक्शन उसके बाद में हुए थे। इसका प्रेसिडेंस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडीज बहाल करने के लिए ऑर्डर जारी किया, PTI की हुकूमत ने 6 महीने उनको जो है वो नहीं जारी होने दिया। इस तरह की प्रेसिडेंस पहले होती रही है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ इस मुल्क में कि हमने 90 दिन की ये जो लिमिट है इसको ब्रीच किया हो। ये 1988 से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है अगर इस तरह के काम अगर करेंगे तो फिर उसकी ना इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होगी, ना वो इलेक्शन जो है वो पूरा का पूरा घाटे में पड़ जाएगा। तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आइन के दायरे में रह के काम किया जाए और जो आइनी दायरा है उससे आप बाहर ना जाएं, और जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे हो, और जो काम आप नवंबर में नहीं कर सकते वो काम आप मार्च में भी नहीं कर सकते। तो जो करना है, जो भी जिसने करना है वो कर लेगा। और इस मतलब पहले चेयरमैन PTI के चक्कर में इस मुल्क की तबाह बर्बादी पहले 4 साल हुई है, अब उसके चक्कर में हम इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकाल दें, ये तो नहीं हो सकता ना। वो इतना आम नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो पूरा जमहूरी निज़ाम उसके लिए ख़राब किया जाए। इसके अंदर इसमें बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें लेट आवर 11th आवर ज्वाइन करने का। अफनान साहब, आपसे ये सवाल करता हूँ, फिर बैरिस्टर साहब के पास जाऊँगा। ये तो ठीक है आप जो सारा कुछ कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये एक पैदा होता है कि इलेक्शन कराने के लिए निगरान हुकूमत का एक किरदार फैसिलिटेट करना है, और निगरान वज़ीर आज़म ने अब आगे अपॉइंट होना है इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन। यानी कि वो जो भी शख्स जिसको भी वो फाइनल करेंगे उसके बारे में उनको मालूमात होगी, इंफॉर्मेशन होगी, वो उसको पहले से जानते होंगे। हो सकता है मुलाकात भी उससे उनके नाम के फैसला करने से पहले हो जाए। तो ये तो फिर जिम्मेदारी एक तरह से आप शिफ्ट कर रहे हैं ना, यानी आपकी भी एक जिम्मेदारी ऐसा बंदा लेके आए कि जो 90 रोज़ के अंदर इंश्योर करे इंतखाबात और फैसिलिटेट करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और फिर निगरान वज़ीर आज़म साहब की भी जिम्मेदारी। मुबर्रा तो नहीं हो सकते आप? देखिए बात ये है कि हम कंसल्टेशन के साथ एक ऐसा बंदा जो कि नॉन पार्टिजन हो, वो और जो है वो मुल्क के जमहूरियत निज़ाम के ऊपर यकीन रखता हो, आइनी निज़ाम पे यकीन रखता हो, उसी की तलाश में इस वक्त जो है वो टाइम गुजारा जा रहा है और मेहनत की जा रही है।
और जो है कुछ नाम हैं जो कि जिनके ऊपर कंसिडरेशन की जा रही है, वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो सारा मामला आवाम के सामने आ जाएगा। और क्योंकि ये कंसल्टेटिव प्रोसेस लंबा भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे इत्तेहादी जमातें भी हैं, उन सबको कंसल्ट करके फिर जो वो नामों की लिस्ट। आज वज़ीर आज़म साहब की एक और भी बात की, उन्होंने कहा जी निगरान सेटअप के हवाले से नवाज शरीफ साहब से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। तो यानी कि नवाज शरीफ साहब से मुशावरत मुकम्मल होने का मतलब यह है कि जो भी फाइनल नाम है वो नवाज शरीफ साहब ने यकीनन कहा होगा जी मुनासिब हैं, जरदारी साहब ऑन बोर्ड होंगे, राजा रियाज साहब ऑन बोर्ड होंगे, तो हम समझेंगे नाम फाइनल हो गया, बस अब ऐलान बाकी है। देखिए ये होगा इस तरह कि ये पहले कुछ नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, 3 नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे वजीर आजम साहब की तरफ से और 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से। और उसके बाद जो है जब ये नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उनमें से एक नाम की फाइनल कंसल्टेशन जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान होगी। और फिर उसमें जो फाइनल होगा वो फिर उसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाया जाए। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, यानी कि उसमें अभी अनवर रज़ा साहब कह रहे थे हल्का बंदियाँ भी नए सिरे से करनी पड़ेंगी और उसमें और भी जो रद्दोबदल करना पड़ा वो भी होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मैक्सिमम 90 डेज़ होंगे, यानी कि एक बड़ा चैलेंज आप समझते हैं होगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो सारे काम भी मुकम्मल करे और फिर इलेक्शन भी वक्त पे करा ले। बैरिस्टर साहब आपसे सवाल है। पाकिस्तान के अंदर पहले इंतखाबात के बारे में इतने शुबहात पैदा हो। जी मैं बात कर रहा हूँ, जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी लाउड एंड क्लियर। इलेक्शन के बारे में पहले भी इतने शुबहात पैदा होते हैं पाकिस्तान के अंदर कि हमेशा से लोग चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो, फिर एक अफवाह साज फैक्ट्रियां काम करने लगती हैं, इलेक्शन नहीं होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे, 2 साल इल्तवा हो जाएगा, 3 साल इल्तवा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसकी वजह एक तो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख है और दूसरा कुछ हमारे इदारों के भी फैसले हैं। अब ये देखिए ना, सेंसस करवाना है तो वक्त पे करें आप, इलेक्शन कमीशन ने अगर हल्का बंदियां करनी है तो वक्त पे करें। ये तो नहीं है इलेक्शन का वक्त आए तो आपको याद आ जाए कि अब सेंसस भी होगा, अब भी हल्का बंदियां होंगी। तो अगर ये मार्च तक आ जाता है सेंसस का रिजल्ट तो हल्का बंदियां हो सकती थी। अब मैं समझता हूँ अगर इस वक्त जाएंगे तो आपको अगर सीट्स का जैसे कि अभी तक के रिजल्ट्स के बारे में आ रहा है कि पंजाब की सीट्स कम होनी है और बलूचिस्तान की बढ़नी है, अगर ये रद्दोबदल होगा तो उसके लिए कानूनी तरमीम दरकार है, उसके लिए हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। जब हम ऐसी कानून साजी करेंगे तो फिर शकूक व शुबहात पैदा होंगे कि शायद निगरान हुकूमत को इख्तियारात दिए जा रहे हैं, सेंसस की वजह से इलेक्शन आगे जा रहे हैं। तो पहले ही बहुत से लोग मौजूद हैं जो कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और हमारे साथ हमारी इत्तेहादी जमातों ने, बिलखसूस PMLN ने, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। हम लोगों ने कहा था कि हम आइन से बाला हो के कोई कदम नहीं उठाने देंगे। आज भी हम हुकूमत में इकट्ठे हैं, हमें कोई ऐसा कदम, हमें बड़े फूंक के कदम रखने हैं, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे जमहूरी निजाम के ऊपर किसी भी किस्म का कोई शक पैदा हो, जमहूरी निजाम के अंदर कोई रुकावट आए। आइन कहता है असेंबली वक्त से पहले टूटे तो 90 दिन में इलेक्शन, वक्त पे टूटे तो 60 दिन में इलेक्शन। हमने फैसला किया है अगर असेंबली पहले जा रही है तो नवंबर के पहले दहाई के अंदर 10 दिन के अंदर ये इलेक्शन होने हैं। इससे आगे अगर हम जाएंगे इस वक्त हम एक ये नया काम शुरू कर देंगे जी सेंसस और ये और वो, तो उससे बड़ी अभी तक तो हुकूमत नहीं। लेकिन बैरिस्टर साहब एक सवाल है कि अगर नई मरदमशुमारी के नताइज आ जाते हैं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जैसे बात कर रहे थे वजीर आजम साहब, उसमें लेके जाना है और उसमें वो क्लियर हो जाते हैं, तो फिर अब नई मरदमशुमारी के मुताबिक तो हम ये समझेंगे ना और समझने हक बजाने भी है कि पाकिस्तान की आबादी तब्दील हो चुकी है, पाकिस्तान के शहरों में उन हलकों में जो आबादी का तनासुब था वो तब्दील हो चुका है और ये रिक्वायरमेंट है या ये तकाजा करती है, इस चीज़ का आईनी तकाजा भी है कि आपने उन लोगों को इन्वॉल्व करना है, उन हलकों को ठीक करना है, दुरुस्त करना है। बैरिस्टर साहब देखिए, आईनी तकाजा तो है, लेकिन आईनी तकाजे की वजह से आइन को ही हम आगे लेके जाए। देखिए यही शोर PTI बचाती रही कि PK और पंजाब के अंदर आईनी तकाजा है 90 दिन में, हालांकि उन्होंने शरारत के साथ असेंबली तोड़ी थी ताकि सारा सिस्टम जो है वो डीरेल हो जाए। इसी तरह अगर आज हमारा आईनी तकाजा ये है, ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल से इलेक्शंस है।
लेकिन इसमें सॉरी टू कट यू एक सवाल है बैरिस्टर साहब, आप पहले आपसे मुराद ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आर्गुमेंट था, कोई एतराज ना होता। जी सवाल सुन लीजिएगा, आपसे मुराद ये कि पीपल्स पार्टी या सियासी जमातों का एक आर्गुमेंट था कि अगर तो पंजाब या केपी में अपनी मुद्दत से ज़्यादा निगरान हुकूमतें काम करने पे मजबूर हैं और करेंगी, क्योंकि इंतखाबात जो हैं बैक वक्त होने चाहिए और निगरान सेटअप के तहत ही होने चाहिए, ये ना हो कि पंजाब और केपी में एक इलेक्टेड हुकूमत आ जाए और फिर कौमी असम्बली के अलग हो रहे हों। अब बात यानी कि आपने कहा लवाजमात पूरे हों, साफ शफाफ इंतखाबात करवाने के, तो आप नहीं समझते कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ भी एक उन लवाजमात में से एक है? बैरिस्टर साहब देखिए, पिछली दफा 2017 में भी जब हुकूमत थी PMLN की, उसके अंदर भी ये मामला और मरहला आया था डिलिमिटेशन का, और उसमें भी पुरानी ही मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात हुए थे। तो मैं समझता हूं कि हल्का बंदियों का वक्त होता, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हल्का बंदियों की आड़ में अगर इलेक्शन आगे जाएंगे तो क्या इससे जमहूरी निजाम को नुकसान नहीं होगा? जो हमने मिसाके जमहूरियत किया है उसे नुकसान नहीं होगा? क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी देर के लिए कोई गैर मुंतखब हुकूमत छोड़ी जा सकती है? थोड़ी देर के लिए तो हमने एक की स्टेबिलिटी आई है, मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा है, लेकिन अगर आप गैर सियासी हुकूमत के हाथ में 6 महीने साल के लिए मुल्क दे देंगे तो फिर कहां जाएंगे आप? चलें, पॉइंट वेल टेकन बैरिस्टर, पॉइंट वेल टेकन। अनवर रजा साहब, एक तो इस पे अगर आप कोई गुफ्तगू करना चाहें, दूसरा मैं पूछना जरूर चाहूँगा कि ये जो पैमरा तरमीमी बिल 2023 इस वक्त हमारे सामने है और उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी बरादरी की एक प्रोटेक्शन की गई है फाइनेंशियल टर्म्स में, और दूसरा ये कि जिस तरीके से चेयरमैन पैमरा पहले एक अपना फैसला ले सकते थे चैनल के खिलाफ, अब उसको डेलीगेट कर दिया, यानी कि वो 3 रुकनी कमेटी के पास ही होगा। लेकिन इसके साथ अहम चीज़ जो सवाल मैं करना चाहूँगा कि फेक इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा आई हुई है, इसके लिए ज़रूरी था कि आप कोई ना कोई कानून साजी करते, तो यू थिंक इट्स अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? शहजाद, पहले मैं पॉलिटिकल जो गुफ्तगू आप कर रहे थे उस पर कॉमेंट करना चाहूँगा। देखिए, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कारकुनान हैं, लीडर हैं, वो इस बात के का अदा करते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराने चाहिए। अब आप ज़रा सिचुएशन को समझिएगा, ये इंतखाबात वक्त पर किसको सूट करते हैं और किसको पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करते, ये अपनी जगह पर सवाल मौजूद है, ठीक है। और इस 14 माह में किसको ज़्यादा नुकसान हुआ पॉलिटिकली और किसको ज़्यादा सियासी फ़ायदा हुआ, इसको भी मद्देनज़र रखना होगा। तीसरी बात, जब मुंतखब हुकूमत चली जाएगी, निगरान सेटअप आ जाएगा, तो फिर ये जो हमारे दोस्त हैं इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। निगरान हुकूमत ने फैसिलिटेट करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, आइन उन्हें यह इख्तियार देता है कि वो इंतखाबात को वक्त पर करवाएं, या फिर वो मुल्क में अगर कोई नागहानी सूरत हाल है या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है तो इंतखाबात ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं, ये भी आइन के अंदर मौजूद है और ये इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। दूसरी बात, MKM एक बड़ी जमात है, अगर आप नए सेंसस पर नहीं जाते, पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाते हैं, तो सबसे ज़्यादा शोर इस इंतखाबात के नताज पर MKM करेगी। फिर दूसरी बात, आपके जो अपोनेंट पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी डेफिनेटली इस जो इंतखाबात है उस पर उंगली उठाएगी। फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो समझते हैं कि हमें इस इंतखाबात में ज़्यादा मेजॉरिटी मिलेगी, अगर उन्हें ना मिली, वो भी इस पर सवाल ज़रूर उठाएगी, ये तो अपनी जगह पर। लेकिन इस्तेहकाम आएगा, 5 साल की जो भी मुंतखब हुकूमत होगी, कोई जो हारने वाला अगर इल्ज़ामात भी लगाएगा, लेकिन किसी न किसी हद तक 80% इस्तेहकाम आएगा। फिर इस तरह के इल्ज़ामात से वो सूरत हाल नहीं बनेगी जो अब बनी हुई है। एक बात, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने या हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी एक ख्वाहिश या अपनी जो बात है वो सामने ला के रख दी। प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात होने चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर दी कि जी हम चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात हो। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है, अगर वो समझते हैं कि पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए और टाइम पे होने चाहिए, सो गवर्नमेंट की पोजीशन तो वाज़ेह है। मतलब सियासी जमातें अगर कोई प्रॉब्लम करेंगी या कोई इतराज़ करेंगी, उनका हमने तो बात कर दी थी कि भाई मैं वही आपको कह रहा था। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बात कर दी, पॉलिटिकल पार्टीज का इख्तियार उस वक्त तक है जब तक ये गवर्नमेंट मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, इसके बाद इनका इख्तियार खत्म हो जाएगा। ये भी आम हमारे आपकी तरह होंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं होगा। निगरान हुकूमत आएगी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, उन्होंने फैसिलिटेट करना है और इलेक्शन
करवाने वक्त पर या ना वक्त पर करवाने, उसके 100 रीजन हो सकते हैं। उसका जो इख्तियार होगा वो चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन के पास होगा, वो उसका फैसला करेंगे। पैमरा पे आते हैं। पैमरा पे देखिए बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डिबेट होना बाकी है। मसलन 2 माह अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन सैलरी नहीं देती तो आप पैमरा में शिकायत कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 माह तक तो वो उन्हें लीगली ये राइट है कि वो आपको तनख्वाह नहीं देंगे। इससे ज़्यादा भी नहीं देते थे, 5-5, 6-6 माह में भी। लेकिन ये इख्तियार आ गया कि चले आप पैमरा में एप्लीकेशन देंगे। मुझे ये बताइए, क्या किसी मालिक के खिलाफ पैमरा में इतनी जरूरत है कि वो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि 2 माह बाद मालिक मुझे तनख्वाह देगा और वो कहेगा कि अनवर रज़ा आपसे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, ये 2 माह की सैलरी पकड़िए और कल से आप ऑफिस मत आइए। तो ये बताइए इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? जी, यही पे एक सवाल कि अगर एक चीज तो ये जो कानून है ये इस बात को इंश्योर कर देगा कि साफियों को तनख्वाह वक्त पर मिले, या वक्त पर नहीं तो उनके जितने ड्यूज हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो आपने बात की कि 2 माह बाद उस सहाफ़ी को नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा, तो इस सिलसिले में क्या मजीद कोई तरमीम जी डेफिनेटली पाबंद करेगा? मुझे बताइए एक मालिक के खिलाफ एक रिपोर्टर अगर पैमरा जाता है, अदालत जाता है, तो हमने माजी की मिसालें मौजूद हैं, उसने उसे जॉब से फारिग किया और उसके बकायाजात भी अदा नहीं किए। बकायाजात की अदायगी के लिए अदालतों के धक्के खाने पड़े वर्कर्स को और साल लग गए। एक ये मिसाल मौजूद है। नहीं, लेकिन एक सवाल मेरा जरूर बनता है कि हमने भी सारी जिंदगी प्राइवेट मीडिया में काम किया है कि एक प्राइवेट इदारे को हुकूमत कैसे पाबंद कर सकती है कि जी आप इनको 1 साल तक जो है वो नौकरी से ना निकालें। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, और इस बात की क्या गारंटी है कि जिसको वो निकालना चाह रहे हैं वो वाकई काम करता है या नहीं करता? देखिए उसमें यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर इसमें लेजिस्लेशन में आना चाहिए कि अगर कोई शख्स अपनी सैलरी के लिए, अपने राइट्स के लिए अदालत जाता है, पैमरा जाता है, तो उसको जॉब से ना निकाला जाए। ये तो ठीक है, देखिए ये तो उसमें लाया जा सकता है, वरना तो मालिक के लिए बड़ा आसान होगा कि मैं उसके खिलाफ पैमरा गया हूँ, कल वो मुझे शोकाज देगा, परफॉर्मेंस ठीक नहीं निकाल देगा। इस पर तो पाबंद किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इन्फॉर्मेशन की, डिसइन्फॉर्मेशन की और मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की जो बात की, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा इसके आप पैरामीटर्स देखिए, इसके मुहरकात ज़रा चेक कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, जो आपको इन्फॉर्मेशन आपको भी फीड करते हैं, हमें भी फीड करते हैं। जब वो अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेते हैं, वो कहते हैं शहजाद ने ये खबर गलत दी थी, अब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया को एज ए टूल के तौर पर यूज़ भी किया जाता है, हमें भी इस पर गौर करने की जरूरत है। और हम सहाफ़ती तंजीमें इस पर डेफिनेटली बात भी करती हैं, और हमने हमेशा कहा हमें अज खुद अपने तौर पर इस बिगाड़ को खत्म करना है, और हमें जाती तौर पर जो इदारों के अंदर तो मौजूद है। पॉइंट वेल टेकन। सेनेटर अफनान साहब, मैं जरा एक डिफरेंट एंगल से इस पे बात करना चाहूंगा कि ये तो बड़ा आसान है टीवी चैनल को मॉनिटर करना, पाकिस्तान के अंदर जो किसी इदारे से मुंसलिक सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना, उनकी खबरों को उनका ट्रैक रखना। लेकिन अब क्योंकि टीवी पर खबरें देखने का जो रुझान है वो उतना ज़्यादा नहीं जितना पहले था, और सोशल मीडिया पे पता नहीं कोई शख्स कहाँ से बैठ के क्या न्यूज़, क्या इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है, और अपने अपने उन्होंने प्राइवेट चैनल बनाए हुए हैं या वी लॉग्स करते हैं। असल हाथ तो उधर डालना चाहिए कि यहाँ पे ठीक है, अगर फेस डिसइंफॉर्मेशन कोई फैलाता है उसको आपने इदारे से मुंसलिक कर दिया, वो इदारा भी जवाब दे है। लेकिन क्या मतलब कोई ट्विटर, फेसबुक या कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगा, उस इदारे को तो हम मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते या उसको कटहरे में नहीं ला सकते, लेकिन उन लोगों को तो कम अज़ कम ट्रैक कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पनिश कर सकते हैं। सेनेटर अफनान साहब, आप तो शक नहीं है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे ला रहा है या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे ला रहा है जो ठीक नहीं है, तो उसको जो है वो ऑन टास्क लेने के बहुत सारे तरीके पैमरा भी कर सकता है। फिर ये है कि सोशल मीडिया का नया कानून था, उसके ऊपर काफ़ी अरसे से मैंने सुना था काम हो रहा है, लेकिन वो अभी तक पास हुआ नहीं है। उसके अंदर इस बात को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और सोशल मीडिया को ओवरऑल वैसे बहुत मुश्किल है रेगुलेट करना, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी कहीं भी बैठ के कोई पोस्ट लगा सकता है। लेकिन हमें एज ए नेशन अपने रवैयों को भी देखना चाहिए कि हम बद इखलाकी की इस हदों पे ना जाएं कि अगले जो है वो तंग हो, ना ही जो है वो झूठ बोले। तो कुछ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आम है मेरे नज़दीक। और देखें, जब तक माशरे के अंदर मॉरल वैल्यूज ऊपर नहीं जाएंगी, आप जो मर्जी सिस्टम ले आएँ, जो मर्जी चेक एंड बैलेंस ले आएँ, लोग हमेशा कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं उसको बाईपास करने का। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सोसाइटी के अंदर जो अखलाकियात हैं वो बेहतर की जाएँ, ताकि मामला खुद बहुत बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन एक और बात कि हमने अब ख़ास तौर पे
2011-14 ऑनवर्ड्स हमने ये देखा कि ये चीज़ें माशरे में या लोग वो कबूल करने लगे हैं। अगर किसी सियासतदान को किसी बुरे नाम से, किसी बुरे लक़ब से पुकारा जाता है या कहा जाता है या उसका मजाक उड़ाया जाता है, ख़ास तौर पे एक सियासी जमात ने तो बहुत ज़्यादा इस ट्रेंड को प्रमोट किया, तो अब लोग कहते हैं कि जी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप नहीं समझते कि वो जो एटीट्यूड रखा और वक्त पर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो अब ये चीज़ जो है ना एक नॉर्मल सी लगने लगी है लोगों को, और कहते हैं कि कोई नाम ले लें, कुछ कह लें, किसी की बेइज्जती कर दें, कोई एक्शन नहीं होगा। तो क्या वजह ये थी कि एक्शन वक्त पर नहीं लिया हमने? एक्शन वक्त पे भी नहीं लिया, और ज़ाहिर है वो उस वक्त जो है वो बहुत मोहब्बत थी जो है वो चेयरमैन पीटीआई की, तो ज़ाहिर है वो जो मर्जी कर लेते थे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, बल्कि उनको जो है वो दाद दी जाती थी। तो ज़ाहिर है अब जब बिगाड़ा हालात हैं, अपने घर में आग लगाइए तो वो बुझते बुझते ही बुझेगी, इतनी जल्दी तो नहीं बुझेगी। तो ये जो है ये 10-12 साल का जो गंद है ये एक चंद महीनों में साफ तो होगा नहीं, इसके ऊपर वक्त लगेगा, ये आराम आराम से ही होगा। जहाँ तक बात रहेगी, मैं उसके ऊपर थोड़ा कमेंट करना चाहता हूँ। ये अभी जो है अब हमारे गेस्ट ने कहा कि जी आइन में इजाज़त है कि आप इलेक्शन डिले कर सकते हैं, आइन में इलेक्शन डिले करने की कोई आप शेक निकाल के ले आए जहाँ पे लिखा हो कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो डिले कर सकती, नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। सही। अब ये उनके ऊपर है कि वो नई हल्का बंदियों पे कराते हैं कि पुराने पे कराते हैं। फिर जो है वो अगर फर्ज करें 2 मिनट के लिए ये सेंसस की बात बार बार हो रही है, तो सेंसस को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कहां से वेरीफाई करेगी जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होंगे आज से 10 दिन बाद? दुरुस्त। तो कैसे करेगा सीसीआई इसको वेरीफाई? जब वो वेरीफाई नहीं होगा तो फिर उसमें हल्का बंदियां कैसे बनेंगी? तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि जो भी वजह है डिले करने की, मेरा नहीं ख्याल ये कोई ना ये मुल्क की इकॉनमी के लिए ठीक होगा, आपको IMF प्रोग्राम के अंदर मसाइल पैदा हो जाएंगे, सही, और जो है वो मुल्क की जमहूरी निज़ाम के लिए भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। फाइनल क्वेश्चन बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अब निगरान वजीर आज़म का नाम सामने आना है, मुशावरत चल रही है, जैसे सेनेटर साहब ने बताया अभी कि पहले गुफ्तगू होगी, चंद नाम आएंगे और उसके बाद जो बड़े हैं वो उसको तय करेंगे और फिर हमारे सामने भी आ जाएगा, आवाम के सामने ले आएंगे। निगरान वजीर आज़म के मामले में हमने अक्सर देखा है कि आखिरी वक्त तक जो है ना बहुत स्पेकुलेशन होती रहती है, किसी डार्क हॉर्स का नाम आ जाता है एकदम से, और फिर जो लोग नाम ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में कहा यह जाता है, इसलिए चलाए जाते हैं कि वो कम से कम वो लोग ना बन सके जिनके नाम मार्केट में हैं। तो ये स्पेकुलेशन जो है ये क्यों ख़त्म नहीं होती? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ख़ास तौर पे लोगों को या बिजनेस कम्युनिटी जो कि इस वक्त बहुत अहम है हमारे लिए, उसको एक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देती कि हम ऐसा शख्स लेके आ रहे हैं या आगे चल के भी हमने जो है ना इसी किस्म के फैसले करने हैं जो मौशी एतबार से मुल्क के लिए बेहतर हों? बैरिस्टर साहब। देखिए, जितने भी मार्केट में नाम चल रहे हैं ये मार्केट पे नाम है, और हमें कोई रेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाला काम तो नहीं है। दोनों मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जितनी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज यूनिटी कर सकते हैं, ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अच्छे बुरे वक्त देखे हैं, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत भी देखी है और जमहूरियत के बगैर भी पाकिस्तान को भुगता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई मसला होगा। प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है अपने वक्त पे आएगा, मोतबर शख्सियत होगी, ये मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आपको यकीन दिलाता हूँ। मार्केट में नाम पहले आते हैं, सनसनी फैलाना, भाई मैंने पहले खबर ब्रेक की, मेरा ये नाम था, मैंने ये दिया, ये मार्केट के नाम है। जो भी नाम अभी तक डिस्कस हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक वो लोगों तक आ रहे हैं। एक मोतबर नाम होगा, हमने तो जल्दबाज से फायदा सीखा है। हम ही ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए ये शिक दी है कि निगरान हुकूमतें होनी चाहिए, निगरान वजीर आज़म आना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक सवाल वेरी क्विकली, जल्दी से एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे। उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा है। कोई भी शख्स है कि जो अहल है निगरान वजीर आज़म बनने का, तो यकीनन उसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन जरूर होगी, चाहे वो अनाउंस्ड हो या अनअनाउंस्ड हो। तो एकदम से अगर ये कह देना कि जी ये किसी सियासी जमात का कोई पुराना शख्स नहीं होना चाहिए या कोई सियासतदान नहीं होना चाहिए, ये बात कितनी मुनासिब आपको लगती है? हर शख्स है, मतलब आप एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा हैं, तो आप किसी भी सियासी जमात के नज़रिए से इत्तफाक राय रख सकते हैं। सियासतदान तो छोड़े, आजकल तो जज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चल रहे हैं ऊपर, तो सियासी शख्सियत तो भी सियासी नजरिया रखेगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सियासत के अंदर बहुत से मोतबर नाम है। मैं अपनी पार्टी से बताता हूँ, रजा रबानी साहब है, अफनान साहब की पार्टी से बताता हूँ मुशाहिद हुसैन है, TNP से बताता हूँ मियां इफ्तिखार है, अताउल्लाह मेंगल है, मतलब सैकड़ों नाम है, फखर इमाम है, क्यों नहीं है नाम? पॉलिटिकल लोग मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। ये तो मैंने एक नाम बताया,
अगर आप खोजेंगे तो दर्जनों नाम निकल आएंगे। बिल्कुल ठीक, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि अच्छा शख्स तलाश करना निगरान वजीर आजम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सेनेटर अफनान साहब, अनवर रजा साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाजरीन, अब कुछ गुफ्तगू करेंगे मकबूजा कश्मीर की। हमने जैसे देखा कि आज से 5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने एक गैर कानूनी गैर आइनी फैसला करके कश्मीर का वो स्टेटस जो है उसको ख़त्म किया, रिवोक किया, और अब उसकी एनिवर्सरी जब हम बात कर रहे हैं और उस पर कि क्या हो सकता है, तो उसके साथ साथ इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी दोबारा से आज से शुरू हो गया है। कुछ लोगों की राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है कि भारतीय हुकूमत का जो ये फैसला था वो गैर आइनी और गैर कानूनी था। इस पर गुफ्तगू करने के लिए अमर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, इंटरनेशनल लॉ पर भी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमर बिलाल सूफी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस जो है वो शुरू हो गया, इसकी रेगुलर जो हेयरिंग है। कुछ लोग कहते हैं और वहाँ के जो लोग ख़ास तौर पे जो कश्मीरी पॉलिटिशियन ये पिटिशंस लेके गए हैं, लेकिन कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हुकूमत ही इस किस्म के इकदामात को मतलब उसको वो नहीं करती, रिवर्स नहीं करती। जी देखिए, उनका ज़ाहिर है वो अपनी जगह, उसमें काफ़ी वजन मौजूद है क्योंकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट थी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट दरमियान में कुछ उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ भी रवा दवा थी, कुछ जजमेंट्स भी आई, जजेस ने उसमें कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। और इस केस में इतना आसान नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए, खास तौर पे क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन जजमेंट्स के होते हुए जिनमें ये कहा गया है कि जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर का इल्हाक टू एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट है वो मुकम्मल नहीं है और उसमें भी जो कुछ एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी इंटैक्ट है रियासत का, ये उन जजमेंट्स में कहा गया है। तो उनकी रोशनी में अगर फिर भी तो 5 अगस्त 2019 का लीगल स्टेप है उसको कानूनी करार देते हैं, तो फिर ये निहायत ज्यादती की बात नजर आएगी और बैनुल अक़वामी कानून के मुनाफी ये जजमेंट तस्वर की जाएगी। सही। एक बात और सर कि जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो सियासी तौर पे फैसला नहीं कर सकती, बावजूद इसके जितना मर्जी उसके ऊपर दबाव हो और जितना मर्जी ये गैर आइनी गैर कानूनी फैसला हो जो 2019 में किया था, उनके लिए भी आप समझते हैं कि ये एक रास्ता है कि जो वो इख्तियार किया जा सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड करार दे दे या इसके एडवर्स कोई डिसीजन आ जाए तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत कम से कम ये पोलिटिकल फेस रख सकती है कि जी हमने तो कर लिया था फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको उड़ा दिया। जी बिल्कुल, ये उनके बिकॉज टेक्निकली तो सुप्रीम कोर्ट हर मुल्क का आजाद है और अगर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं उनके पास काफी गुंजाइश मौजूद है इस नतीजे पर पहुंचने के लिए भी। और मेरे नजदीक वो जो लीगल इम्पेडिमेंट है सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टिंग जजमेंट का, उसको वो कैसे ओवररूल करते हैं, और अगर ये करते हैं तो ये जजमेंट अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो उस सूरत में ये जजमेंट एविडेंस बन जाएगी ऑफ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिलेटिंग टू जो कश्मीर डिस्प्यूट पर एप्लीकेबल है। और वो लॉ जो है रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है, यूएन चार्टर के फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है। तो ये इस तरह की जजमेंट पर इनको इस चीज का आई एम ग्लैड सर आपने यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ का जिक्र किया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जो यूएन रेजोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पास होती रही हैं उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि वहाँ की डेमोग्राफी यानी कि आबादी के तनासुब को तब्दील नहीं किया जाएगा। अब जब भारत में ये फैसला किया भारतीय हुकूमत ने 2019 में, उससे तो राह हमवार हो गई कि जो नॉन कश्मीरी हैं वो बड़ी तादाद में जाके वहाँ सेटल हो सकते हैं, इवन के जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल है वहाँ पे वो जायदादें खरीद सकते हैं, वो सेटल हो सकते हैं, डोमिसाइल मिल सकता है। तो आप समझते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भी मद्देनजर रख सकती है कि इट्स अ वायलेशन ऑफ द यूएन रेजोल्यूशन? जी बिल्कुल, और ये चीज किसी न किसी वकील को जो कश्मीरियों के मुझे अंदाजा है काफी होने और हो सकता है वो इस पॉइंट को सामने लेकर आए। गालिबन उनके आर्गूमेंट कल से शुरू होंगे डे टू डे बेसिस पर, और अगर वो ये चीज सामने लेकर आते हैं तो इसकी बुनियाद पर फैसला करना जो है वो आसान नहीं होगा और उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि आर्टिकल 35A जो है वो बेसिकली 4th जिनीवा कन्वेंशन की मिनिएचर फॉर्म है, यानी जो ऑक्यूपाइंग पावर है उसकी पावर भी इंटरनेशनल लॉ महदूद करता है। अगर आप किसी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, वो आप मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो
तो उस ऑक्यूपेशन के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। उसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन जो है वो ये है कि वहाँ की डेमोग्राफी, करेंसी, लैंग्वेज वगैरह आप नहीं चेंज कर सकते। तो आर्टिकल 35A टेक्निकली उसको प्रिजर्व भी कर रहा था, उसको साइड स्टेप करना और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेना ताकि उस डेमोग्राफी को डिस्टर्ब किया जाए। अगर वो इसको अपहोल्ड भी करते हैं, यानी कि इस 5 अगस्त 2019 के, तो भी वो बैनुल अक़वामी कानून का जो लीगल फ्रेमवर्क है ऑक्यूपेशन का, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो वो आर्गुमेंट कि कश्मीरी का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है और उनका डेमोग्राफी को चेंज करना बैनुल अक़वामी कानून का खिलाफ वर्जी है, ये आर्गुमेंट इंटैक्ट है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, अब क्योंकि ये तो बड़ा एक स्पेसिफिक और फोकस्ड किस्म का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट देखेगी और उसके सामने जो क्वेश्चंस हैं उनको डील करेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो इससे जुड़े जो बहुत सारे पहलू हैं, मिसाल के तौर पे वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, पिछले 5 साल से ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए आप हुकूमत का निज़ाम चला रहे हैं, अब ख़ुद आप सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को करार देते हैं दुनिया भर की, और इसके साथ साथ जो कश्मीर के अंदर जो एट्रोसिटीज़ हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स को जैसे उन्होंने नज़रबंद करके रखा हुआ है गैर कानूनी तौर पे, क्या ये क्वेश्चंस भी एड्रेस हो सकते हैं? रेस तो डेफिनेटली होंगे, रेस डेफिनेटली होंगे, और साथ इकोसिस्टम बन रहा है जिसकी पाकिस्तान को उसका कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल को इस बारे में कोई निशानदेही करनी चाहिए वे फॉरवर्ड की। उसकी वजह यह है कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान के अवाम के दिल की धड़कनों को बेहद नजदीक है। हम आप सब जो है, हम कश्मीर कॉज के साथ इतना एसोसिएटेड और इमोशनली इंटीग्रेटेड फील करते हैं कि उस पर पॉलिटिकल पार्टीज ना लेना जो है वो लोगों की पॉपुलर सपोर्ट के मुनाफी है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का कोई इजलास होना चाहिए जिसमें वो इस ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट की लिटिगेशन को सामने रखते हुए कुछ मखसूस तजावीज दें, नुक्ता नजर अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके बारे में भी देखें। इसका सारे एक्सपेक्ट जायजा लेना जरूरी है, जिसमें ये भी शामिल होगा कि चंद बातें आपने कही हैं कि कैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो एक अहम है, जो एक्सपेंशनिज्म थ्योरी, एक्सपेंशनिज्म डॉक्ट्रिन जो है, जो आपको नजर आ रहा है, यानी कि इस 5 अगस्त 2019 के जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसमें भी उन्होंने न सिर्फ टाइटल अपना क्लेम किया बल्कि GBAJ के और लद्दाख का भी क्लेम कर। और अब वो अखंड भारत की बात करें कि बैनुल अक़वामी कानून के कंप्लीटली इन कॉन्फ्लिक्ट है। वेरी राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल सूफी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एडवोकेट, और गुफ्तगू कर रहे थे मकबूजा कश्मीर की। और जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस की बहुत सारी इसमें पिटिशन है, उन्हें क्लब करके इसकी हेयरिंग शुरू कर दी है। और जैसे वो बता रहे थे कि लॉयर्स अब कल से अपना आर्गुमेंट्स पेश करेंगे। उम्मीद ये है कि अगर भारतीय सियासतदानों को कश्मीरियों का एहसास नहीं है और इस गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम पर वो बगलें बजाते रहे हैं, तो शायद भारतीय जजों को इस चीज़ का एहसास हो कि जो काम हुआ गलत हुआ और अब उनके पास एक ही मौका है कि इसको वो रिवर्स कर दें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।